दोस्तों, महाराष्ट्र में आज त्रिभाषा फॉर्मूला पर लेकर काफी राजनीति में थोड़ा गड़गड़ाहट और गर्माहट महसूस हो रहा है। आखिर क्यों? आखिर क्या बात है कि मोदी जी खुद अपने पार्टी के एक वहाँ के पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आकर खड़े हो गए। आखिर क्या मुद्दा है कि एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रहा है जो मोदी जी ने लाया हुआ था, और दूसरी तरफ त्रिभाषा फॉर्मूला पर बात हो रहा है जो जिसने महाराष्ट्र सरकार ने उसको अपनाने से इनकार कर दिया है। आखिर क्या मुद्दा है, सारी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर उस कमेटी ने क्या कहा जो थ्री भाषा फॉर्मूला पर महाराष्ट्र सरकार ने गठित किया हुआ था। सारी बातों को समझेंगे, आखिर समझेंगे तो हमको समझ में आएगा आखिर त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है जो थर्ड लैंग्वेज की बात की जा रही है, और आखिर इससे जुड़ा हुआ कौन कौन से मुद्दे हैं, और आखिर वर्तमान समय में किसी राज्य में थ्री भाषा फॉर्मूला को लागू करना क्या उचित है या अनुचित है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुद्दा है 2020 में सरकार ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं। और इस समय सरकार ने एक नियम लगाया कि हिंदी भाषा को थर्ड लैंग्वेज के रूप में अनिवार्य कर दिया। सरकार ने हिंदी भाषा को तीसरी लैंग्वेज, मोदी जी ने क्या किया, तो मोदी जी ने कहा कि हिंदी भाषा अब तीसरी लैंग्वेज के रूप में अनिवार्य रहेगा। कहने का मतलब है कि जैसे महाराष्ट्र की बात करते हैं, कुछ समय पहले तमिलनाडु में जिक्र हो रहा था थर्ड लैंग्वेज का विरोध, और ये महाराष्ट्र में मुद्दा बना हुआ है। आखिर महाराष्ट्र में क्या मुद्दा है? देखिए, महाराष्ट्र में ऑलरेडी जो पहले से वहाँ पे लोग हैं मराठी जानते हैं। दूसरा, वहाँ पे एजुकेशन लैंग्वेज के रूप में, बिजनेस लैंग्वेज के रूप इंग्लिश को अपनाया गया है। लेकिन मोदी जी का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मुद्दा है कि हम लोग थ्री लैंग्वेज के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अपनाएंगे, वहाँ पे विवाद खड़ा हो जा रहा है। बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने मोदी जी की बात मानते हुए आज से लगभग 10 दिन पहले इन्होंने, या सरकार ने, जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है आज महाराष्ट्र में, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि महाराष्ट्र में थ्री लैंग्वेज फार्मूला के रूप में तीसरी भाषा हिंदी को डिक्लेयर किया जा रहा है। कौन सा भाषा? हिंदी। उन्होंने कहा कि हिंदी को हम हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन आखिर इस बात से उन्होंने पलटे क्यों? लेकिन देखिए, जब जब इन्होंने घोषणा की, इन्होंने कहा कि हम तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अपना रहे हैं, तो वहां पे राज्य जो उद्धव ठाकरे हैं, जो शिवसेना के पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने पुरजोर विरोध किया ताकि महाराष्ट्र में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया जाए। और इसके कारण इन्होंने इस बयान से, इस अपने बात से वापस हो गए। एक तरफ मोदी जी का 2020 का एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि हिंदी को अपनाया जाए, लेकिन उन्हीं के मुख्यमंत्री ने अपने बात से पलटते हुए कहा कि नहीं, अब हम महाराष्ट्र में तीसरी लैंग्वेज के रूप हिंदी को नहीं अपनाएंगे। आखिर हम देखते हैं कि देखिए, लिखा गया है कि महाराष्ट्र में तीसरी भाषा को लेकर गठित एक भाषा परामर्श समिति, एक समिति सरकार ने गठित की हुई थी। आखिर हम देखेंगे क्या हिंदी को अपनाना वाजिब है, क्या हमारे महाराष्ट्र में एक जमीनी स्तर पर हिंदी को लागू करना क्या उचित है, लोगों में क्या मत है। इसके लिए सरकार ने गठित की गई समिति, भाषा परामर्श समिति ने अपने एक अध्ययन किया। अध्ययन में किसने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य करने के निर्णय पर आपत्ति जताई। इन्होंने, कमेटी ने कहा कि जो सरकार बोल रही है कि हम 1 से 5 तक जो बच्चों के लिए, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए जो हिंदी को अनिवार्य कर रहे हैं कि उन बच्चों को हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा तीसरी लैंग्वेज के रूप में, वो काफी निंदनीय है। और इन्होंने आपत्ति जताई। किसने जताई? कमेटी ने, जो सरकार ने गठित की हुई थी। समिति का मानना है कि यह निर्णय शैक्षिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है और छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। मतलब छात्र हमारे जो सोचते हैं समझते हैं, छात्रों का जो माइंड सेट बचपन से डेवलप हुआ है, उसके हिसाब से इन्होंने, इस कमेटी ने स्पष्ट कहा उसके हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है कि हम 1 से 5 तक, मतलब प्राथमिक लेवल पर हम हिंदी को लागू करें। आखिर सरकार जब हिंदी को लागू नहीं कर रही है, तो आखिर क्या सरकार, एक तरफ फडणवीस ने पहले कहा हिंदी को लागू करेंगे, लेकिन जैसे इस जो समिति की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट की वजह से पूरे महाराष्ट्र में एक भूचाल आ गया, बवाल आ गया, और उद्धव ठाकरे जैसे शिवसेना का पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। तो फडणवीस तुरंत पलट गए, बोले कि नहीं, अब मैं हिंदी को तीसरी लैंग्वेज के रूप में नहीं लागू होने दूंगा। फिर वहीं आमने सामने आकर एक तरफ मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी की पार्टी बोल रही है, बीजेपी बोल रही है कि आपको लागू करना पड़ेगा। तमिलनाडु में बोल दिया है कि बीजेपी ने, और बीजेपी ने क्या, बीजेपी के साथ साथ जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो न्यू एडुकेशन जो हमारा पॉलिसी है 2020,
वो स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर आप तीसरी भाषा के रूप में अगर हिंदी को नहीं अपनाएंगे तो हम आपको फंडिंग नहीं करेंगे, हम आपको शिक्षा के विकास के लिए पैसा नहीं देंगे। स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आखिर क्या होने वाला है, क्या इसमें संशोधन होगा, आखिर हम सब बातों को समझेंगे। देखिए, आप समझते हैं कि सबसे पहले आखिर समस्या क्या है, हम समस्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों कमेटी ने क्या बोला और क्या कि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने से क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, तीसरी भाषा के चयन को लेकर अस्पष्टता, कहने का मतलब ये है कि कई स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में कौन सी भाषा पढ़ाई जाए इस स्पष्ट नीति नहीं है। महाराष्ट्र में क्या, मतलब पूरे भारत की बात करते हैं, अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो ये वहाँ पे कोई नीति नहीं है कि तीसरी भाषा के रूप में किसको पढ़ाएं। कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि तीसरी भाषा के रूप में किसको पढ़ाया जाए। कह रहे कि हिंदी और मराठी के बीच में संतुलन, अगर हम महाराष्ट्र में बात करें तो हिंदी और मराठी के बीच में संतुलन। मराठी राजभाषा है, जो महाराष्ट्र है वहाँ की राजभाषा मराठी है, हिंदी, लेकिन मराठी तो राजभाषा है लेकिन हिंदी एक बड़ी संख्या में हम लोग बोलते भी हैं। राजभाषा मराठी, दूसरी तरफ हिंदी की बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं, और अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है जो बिजनेस का भाषा है, विश्व लेवल पर बोला जाता है। तो इन तीनों के बीच में संतुलन बैठाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। एक तरफ हम मराठी की बात करते हैं, देखिए मराठी समझिए, जो मराठी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज जो महाराष्ट्र में मुंबई वगैरह में पूरा फैला हुआ है मराठी लैंग्वेज, लेकिन जो गैर मराठी भाषी जो राज्य है, जैसे मराठी भाषी राज्य है, देखिए समस्या क्या आ रही है, गैर मराठी भाषी छात्रों की समस्या। कह रहे कि मुंबई पुणे जैसे महानगरों की बड़ी संख्या में गैर मराठी भाषी छात्र हैं और जिनके लिए मराठी अनिवार्य करना कभी कभी कठिन होता है। समस्या यह है कि आज जो महाराष्ट्र में जो एक राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि वहाँ भी कुछ राज्य जैसे मुंबई पुणे जैसे महानगर है, वहाँ भी गैर मराठी भाषी छात्र हैं जिनके लिए मराठी अनिवार्य करना भी बहुत कठिन समस्या है। गैर मराठी जो मराठी नहीं जानते हैं उनके लिए भी समस्या वहाँ पैदा हो रही है। शैक्षणिक कहने का मतलब है, अगर आप तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अपनाते हैं, एक तो संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, तीसरा में गैर मराठी भाषी छात्रों की समस्याएं अलग ही हैं, और तीसरी मुद्दा है शैक्षणिक जो बोझ है, वो शिक्षा में जो बोझ बच्चों पर तनाव हो रहा है, मानसिक तनाव। अगर बच्चों को अगर जिस बच्चे ने आज तक जिस हिंदी को आज तक पढ़ा नहीं, आज तक सुना नहीं, आज तक समझा नहीं, आज उस हिंदी कोण पे, उस हिंदी नहीं, अगर तीसरी भाषा के रूप में कोई अन्य भाषा की हम बात करते हैं, तो अगर जो बच्चा जानता नहीं है उस पर भाषा लागू किया जा रहा है, तो उसके जो मानसिक बोझ, एक खास तौर पर उनकी एक मातृभाषा नहीं होने पर एक मानसिक बोझिल सा हो जाता है, बोझिल सी हो जाती है, उनको कैसे इसको पढ़े, कैसे सीखे। लेकिन समिति ने जो हमारी जो कमेटी ने सिफारिश किया हुआ, कहा है कि बहुत सारी समस्याएं हैं मातृभाषा। अगर जैसे मराठा हो गया, जो महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे तो हिंदी बच्चे जो मराठी एरिया, वहाँ पे लड़का मराठी जानता है और इंग्लिश जानता है, हिंदी अभी तो जानते ही नहीं है। वहाँ पे अगर वहाँ पे हिंदी को लागू करना है, वहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ, एक तो बच्चा पर बोझ बढ़ेगा, दूसरा हिंदी और मराठी के बीच में संतुलन कैसे बना के ले चले, तीसरी भाषा की जो अगर राज्य पे एक ऐसा हो थोपा, अगर लगेगा कि नहीं हम भाषा को थोप रहे हैं जबरन, तो भाई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक तरफ हमारा वहीं आज वहीं भारत बटा पाकिस्तान वाला, लेकिन वहीं पाकिस्तान दो भागों में बट गया कि भाषा को लेकर। याद रखिएगा 1971 में भाषा को लेकर पाकिस्तान बटा था, एक बांग्लादेश बना था, क्योंकि बांग्लादेशी भी मुसलमान थे और पाकिस्तानी भी मुसलमान थे। लेकिन बांग्लादेशी क्या बोल रहे थे, तुम मुसलमान नहीं हो कि तुम हमारा इज्जत नहीं करते, और आज जो पाकिस्तानी मुसलमान थे बोलते थे नहीं तुम गैर मुसलमान हो, मतलब तुम हमारी भाषा उर्दू को नहीं पहचानते। तो भाषा एक बहुत बड़ी मुद्दा है, भाषा को लेकर चलना, भाषा को समझना बहुत बहुत उचित है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम है। समिति का कहना है, जो कमेटी कहा है कि समिति ने जो कमेटी कहा कि ठीक है, आप थ्री लैंग्वेज के फार्मूला के बारे में आप लागू करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी को अनिवार्य मत बनाइए। आप ऐसा मत कीजिए जैसे महाराष्ट्र है, तो आप ऐसा मत कीजिए कि आप हिंदी को अनिवार्य बना देंगे कि नहीं हिंदी को लागू करना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए ना, एक विकल्प दीजिए बच्चों को, विकल्प दीजिए कि तुम एक अपने मातृभाषा पढ़ लो, एक अंग्रेजी पढ़ लो, तीसरी भाषा के रूप में आप उनको मौका दीजिए कि तुम हिंदी पढ़ लो, गुजराती पढ़ लो, तेलुगु पढ़ लो, तमिल पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, मतलब विकल्प देना चाहिए, एक हिंदी को नहीं थोपना चाहिए। ठीक है, आप थ्री लैंग्वेज फार्मूला का अपना रहे हैं, लेकिन जो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आपने हिंदी को ले दिया है, वो सबसे बड़ा विवाद का एक क्वेश्चन है, एक विवाद खड़ा कर रहा है। इसलिए कमेटी ने स्पष्ट कहा कि एक वैकल्पिक रखा जाए, इसको विकल्प रखा जाए कि ठीक है वैकल्पिक होना चाहिए, अनिवार्य नहीं होना चाहिए, समिति ने स्पष्ट कहा। और समिति ने दूसरी बात कही कि जो
थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, ये उच्चतर शिक्षाओं में, हायर एजुकेशन में, आप जो 1 to 5 प्राथमिक लेवल पे आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चा बहुत छोटा होता है, उसका मानसिक विकास अभी अपने मातृभाषा कहने का मतलब जिस भाषा में उसकी माँ बात करती है, जो धरातल जिस जन्म से जो भाषा सुनते आ रहे हैं, उसको हम मदर टंग कहते हैं। आखिर जो मदर टंग है, जैसे मराठी वहाँ का मदर टंग है, तो मदर टंग है, उस भाषा को बच्चा सीख रहा है, लेकिन एक बैग उसको पहला क्लास में गया, उसको थोप दिया कि नहीं अब तुम हिंदी पढ़ो, आखिर वो कैसे मैनेज कर पाएगा उसको? ठीक है, अब थ्री लैंग्वेज फार्मूला किसी भी अब थ्री लैंग्वेज फार्मूला को अपनाना चाहते हैं, तो आप हायर एजुकेशन में डालिए। जब बच्चा का एक मानसिक विकास हो जाएगा, अगर अगर 1 to 5 पढ़ लेता है, उसके बाद धीरे धीरे आप इंप्लीमेंट कीजिएगा, हायर एजुकेशन में अच्छे तरीके से लागू कीजिएगा, तो ठीक है, समझ में आता है। तो समिति ने वही कहता है कि समिति कहना है कि प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, और 3 भाषा नीति को केवल उच्चतर हायर एजुकेशन को कहते हैं, उच्चतर शिक्षा में, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लागू किए। उच्चतर माध्यमिक स्तर मतलब 9th-10th का बात हो रहा है। एक होता है प्राथमिक 1 to 5, एक होता है जो निम्न माध्यमिक होता है, जिसको हम 6 to 8 कहते हैं। उच्चतर माध्यमिक होता है जिसमें 9th 11th 12th के बारे में बात करते हैं, तो उस लेवल पर बोल रहा है कि आप उस लेवल पर पढ़ा सकते हैं बच्चों को, लागू कि वो मानसिक डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब शिक्षा नीति में उच्चतर। कमेटी ने तीसरी बात कही कि अन्य भाषाओं का विकल्प भी होना चाहिए, जो मैं अभी बता रहा था। छात्रों को हिंदी के स्थान पर अन्य भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, मलयालम, गुजराती आदि को चुनने की स्वतंत्रता दी जाए, बशर्ते संबंधित भाषा के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र हों। अगर चुनने का मौका दिया जाए ना, सिर्फ हिंदी ही क्यों, अन्य भाषाओं को भी भारत में जो 7वां शेड्यूल है संविधान में, और जो 8 शेड्यूल है, 8वीं शेड्यूल में जो हमारे संविधान 8वीं शेड्यूल है, उसमें जो 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, उस 22 भाषाओं में जो हमारे देश में हिंदी भी है, तमिल भी है, तेलुगु, तो उनको हम बराबरी का अधिकार देना, हमको मौका दें उनको भी लागू करने के लिए। सिर्फ हम हिंदी को क्यों ऐसा करना चाहते हैं, किसी को थोपना चाहते हैं? करें कि कमेटी ने शिक्षकों की उपलब्धता से जुड़ी समस्या बताई कि जैसे मान लीजिए तेलंगाना की बात करते हैं, अगर तेलंगाना में हम मान लीजिए बच्चों को हम कहते हैं हिंदी पढ़ाओ, वहाँ पे शिक्षक कहाँ से आएंगे जो अभी तक हिंदी पढ़े नहीं, वहाँ पे हिंदी कल्चर नहीं, वहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पर राज्य सरकार हिंदी का शिक्षक कहाँ से उपलब्ध कराएगा? तो शिक्षक और उपलब्धता जो कहता है ना, कि समिति ने स्पष्ट जोर दिया कि किसी भाषा को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एक बहुत बड़ी चुनौती है शिक्षकों की उपलब्धता। समिति ने, लेकिन इस सारी समिति की सिफारिश और सारी बातों को सुनने के बाद हम कुछ समाधान, आखिर सरकार क्या कर सकता है, हम क्या सोच सकते हैं कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला को अगर हम अपनाना है तो क्या विकल्प क्या हो सकता है? समिति ने सिफारिश किया है, कुछ समाधान इसको देखिए हम देखते हैं तो भाषा के चुनाव में लचीलापन, ठीक है, जो हमारे जो कमेटी था जिसने जो सुझाव दिया होता, कोई खराब नहीं दिया होता, ठीक बोल रहा है कि भाषा के चुनाव में लचीलापन, छात्रों को तीसरी भाषा की चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मराठी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कोई विदेशी भाषा, यहाँ तक फ्रेंच। कहने का मतलब है कि हम क्यों किसी बच्चे को जबरन, हम तीसरी भाषा के रूप में देसी भाषाओं के साथ साथ मौका मिले, विदेशी भाषाओं का मौका दीजिए। हम बच्चों को फ्रेंच, जर्मन ये भी सिखाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हिंदी भी रखिए, अगर जो बच्चा हिंदी पढ़ना चाहता है पढ़े, जो हिंदी नहीं संस्कृत पढ़ना चाहता पढ़े। किसी एक भाषा का विरोध इसमें एक भाषा को लेकर यहाँ पे जो मुद्दा बना हुआ कि सिर्फ हिंदी ही क्यों। मातृभाषा का सम्मान, दूसरी बात है मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, कोई भी हो, बिहार हो या यूपी हो या तमिलनाडु हो, हर चीज का मातृभाषा होता है, उनका मातृभाषा का सम्मान हो। जैसे तमिलनाडु में तमिल है, महाराष्ट्र में मराठी है, करें कि छात्रों की मातृभाषा को पढ़ाई स्थान देना चाहिए। जैसे कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, ये जो भाषाएं हैं उनकी, जो उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ, कल्चर से जुड़ा हुआ, बचपन से जो पढ़ रहे हैं, उनकी भाषाओं को हम सम्मान देना चाहिए, क्योंकि कल्चर का पार्ट है। मराठी भाषा को व्यवहारिक रूप में सिखाना, कहने का मतलब है कि जो मराठी के लिए जो चिंताएं हैं कि कुछ गैर मराठी छात्र हैं, आखिर क्या हो सकता है कि खास तौर पर गैर मराठी छात्रों के लिए मराठी को एक संवाद मूलक भाषा के रूप में सिखाया जाए, धीरे धीरे उनसे सिखाया जाए, जिससे वे स्थानीय समाज से बेहतर, जो मराठी नहीं जानते हैं उनको मराठी हल्का हल्का सिखाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए। एक बार उनको मराठी भी थोपना सही नहीं है, किसी एक भाषा को नहीं थोप सकते, उनको सिखाना चाहिए धीरे धीरे। जैसे कि जिस मान लीजिए जहाँ पे हिंदी नहीं पता, उनको हिंदी सिखाया जाए, समझाया जाए। थोड़ा सा सरकार को प्रयत्न करना चाहिए धीरे धीरे कि आप सीखें, ये सरकार कर सकती है। एक बैग थोपने से अच्छा है भाई उनको प्रमोट करो। आप ऐसा कर दो ना, आप कोई ऐसा एजुकेशन पॉलिसी लाओ, एक ऐसा नीति लाओ कि जिसमें कुछ ऐसा लाओ, जैसे मान लीजिए हमारे देश में फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री जैसे बॉलीवुड हिंदी बनाता है,
तो हिंदी में बताता है तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि मराठी लोग, जैसे जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में कोई व्यक्ति हिंदी फिल्म देख रहा है, वो हिंदी डब चलता है, वहाँ मराठी में चलेगा। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में तमिल में चलेगा, तो वहाँ पे जैसे स्क्रीनिंग चल रहा है, वहाँ पे तमिल फिल्म चल रहा है, हिंदी मतलब बॉलीवुड चल रहा है, हिंदी मूवी चल रहा है डब करके तमिल में, लेकिन नीचे पे टाइटल में हिंदी उगना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ कि अगर तू तमिल बोल रहा है उसका मतलब हिंदी। मतलब धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट थोड़ा चेंज होगा, वो हल्का हल्का हिंदी से भी रूबरू होंगे, तमिल तो देखेंगे हिंदी भी देखेंगे। वैसे ही जैसे मान लीजिए बिहार है, अगर बिहार में अगर आप कोई हिंदी फिल्म चल रहा है, यहाँ बॉलीवुड आया है, इसको तमिल में डब कीजिए, और हिंदी के साथ साथ नीचे में वर्ड तमिल भी लिखा होना चाहिए, ताकि तमिल तेलुगु ऐसे, ताकि लोगों को थोड़ा जुड़ाव, अगर भाषा से जुड़ाव नहीं होगा फिर आप एक बात थोपेंगे तो विवाद का कारण हो सकता है। विवाद का कारण हो सकता है। किसी एक भाषा को नहीं, हम किसी एक भाषा को हम थोप नहीं सकते। कहने का मतलब कि प्राथमिक कक्षाओं में दो भाषा नहीं थी, कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा में दो भाषा, मातृभाषा अंग्रेजी या मराठी पर जोर देकर बाद में तीसरी भाषा को जोड़ा जा सकता है, ताकि छात्रों में सहजता रूप, मतलब छात्रों को पहले आप मातृभाषा सिखाइए, फिर अंग्रेजी या मराठी पढ़ाइए, बाद में आप चाहें तो मराठी दे सकते हैं, बाद में चाहे तो हिंदी दे सकते हैं, बाद में मतलब धीरे धीरे बच्चों का तो माइंड, मतलब प्राथमिक लेवल पर बिल्कुल इस पर लागू नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो राज्य और केंद्र के बीच समन्वय, अगर कोई भी नीति होता है, और नीति की सफलता कब होती है, जब राज्य और केंद्र मिलजुल कर काम करते हैं, दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे नीति सफल नहीं हो पाएगी। तो दोनों को, जैसे नई शिक्षा नीति में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए, जिससे नीतियां थोपने के बजाय सहमति से लागू हो, किसी भी थोपे नहीं, दोनों राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर काम करे कि भाषा शिक्षा को व्यवहारिक बनाना, करे कि भाषा सीखने को, देखिए अगर मान लीजिए कि आप एक बार थोपने से अच्छा है ना, आप कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कीजिए जहां पे रोजगार, जैसे मान लीजिए आप हिंदी को प्रमोट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा सेक्टर बनाइए कि जहां पे लोग काम करना चाहते हैं उनको हिंदी आना चाहिए। तो उस सेक्टर में अगर तमिलनाडु का लड़का चाहता है कि मुझे भी जाकर उस सेक्टर में काम करना है, तो आपको हिंदी आना, जैसे बॉलीवुड है, अगर तमिलनाडु का कोई लड़का है जो चाहता है कि मैं बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँ, तो उसको हिंदी आना चाहिए, वहाँ पे हिंदी ही बोलना पड़ेगा। वैसे उसको रोजगार का मौका, रोजगार को ही भाषा से जोड़िए, आप रोजगार को भाषा जोड़िए, आप शिक्षा को भाषा जोड़ेगी, इस शिक्षा को अगर पढ़कर इस रोजगार को पाना है, आपको एक्स शिक्षा पढ़ेंगे तभी आपको वाई रोजगार मिल पाएगा, तो अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तभी आप इसको रोजगार मिल पाएगा। अगर ऐसा कुछ हम प्रावधान धीरे धीरे करते हैं, तो अगर तमिलनाडु के लड़का का ना हो, एक उनके माइंड में एक व्यवहार चेंज होगा कि हमको हिंदी जुड़ना है, पढ़ना है। वैसे ही बिहार में कीजिए कि अगर तमिलनाडु की कोई कंपनी काम करें, तो बिहारी लड़का, जो यूपी के लड़का, गुजरात के लड़का, जो अपने तमिल पढ़ने की कोशिश करेगा कि हम वहाँ पर जाकर काम कर सकें, वहाँ पर रोजगार कर सकें, ऐसा माइंडसेट बनाया जाए। और राज्य के अधिकारों का सम्मान, ऐसा नहीं है, हमारे संविधान ने राज्यों को पूरा अधिकार दिया था, राज्य के सरकार को, केंद्र सरकार को राज्यों की भाषाई स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, उनकी भाषा है, अपनी भाषा है, थोपने की नीति से बचना चाहिए। कुल मिलाकर बात यही है कि राज्य सरकार को, राज्य को, केंद्र को मिलकर चलना चाहिए। और जैसे तमिलनाडु का मुद्दा था, महाराष्ट्र में मुद्दा गरमाया हुआ है, आखिर कब तक ये थ्री भाषा लैंग्वेज को लेकर विवाद चलता रहेगा? जल्द से सरकार को कोई एक अच्छा रणनीति पे काम करना चाहिए। इतना ज़्यादा मैं, इतना बहुत ही कुछ 4-5-6 पॉइंट आप लोग को सजेस्ट किया हूँ, काफ़ी अच्छा पॉइंट, आप लोग इस पर नोट्स वगैरह बना सकते हैं, कहीं डिबेट लिख सकते हैं कि आप बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसी आप मेंस का आंसर राइटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे इन बिंदुओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम किसी और टॉपिक बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।